हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएम एकेडमी। ट्रिपल सी के स्पेशल लेक्चर में ऑलरेडी हमने 14 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप ज़रूर देखें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, हमने डिस्कस कर लिया है। इससे पहले ये लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं, उससे पहले ये दोनों लेक्चर आप ज़रूर देखें, जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके फंक्शन को डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे आप डेली लेक्चर का पीडीएफ अवेल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फ्रेंड्स, ये आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप ज़रूर देखें। इससे पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में स्टडी कर लिया था कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है। फिर इसके फंक्शन को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप वो नहीं देखें तो उसको जाके पहले देखें, उसके बाद ये लेक्चर अटेंड करें। इससे पहले हमने फंक्शन को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम जो स्टडी करने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, वो हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आजकल काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस होती जा रही है। अब तो ऐसा दौर आ चुका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काफ़ी एग्जिस्टेंस में आ गया है, हर जगह एआई का यूज़ होने लगा है। तो ठीक उसी तरह हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम चेंजेस करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था वैसा ही आज भी है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी वैसे वैसे बदलता जा रहा है। उसी की वजह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। अगर हम ओएस में बदलाव ना करें तो ये मुमकिन नहीं होता कि जो आज हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर पाते हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काफ़ी यूज़ होता जा रहा है। जैसे हम अगर एग्ज़ाम्पल लें तो अगर नासा के बारे में आपको पता होगा, जो स्पेस पे रिसर्च वगैरह करता है, तो जो भी वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, नॉर्मल लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो भी साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है काफ़ी एडवांस होता है, उसमें अल्टीमेट फीचर्स होते हैं। उनका इस्तेमाल जो करते हैं उसमें काफ़ी एडवांस फीचर होता है। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा जो यूज़ है बदलता जाता है। ऐसा नहीं है कि जो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम था आज भी वही ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आइए देखते हैं कितने तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो बेसिकली हम आज जो डिस्कस करेंगे, 5 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे। पहला हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा जो होगा हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। फोर्थ नंबर का हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। और फिफ्थ हो जाएगा हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब एक एक करके सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र कंप्यूटर के साथ जो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं, इस पे एक ऑपरेटर होता है। जैसे कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या बोल सकते हैं कि जो यूज़र होता है डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है, इसमें एक ऑपरेटर होता है जो एक तरह के जॉब्स के ग्रुप कर ज़रूरत के अनुसार बैचेस बना देता है। जैसे कि हम लोग स्टडी करते हैं तो उसमें बहुत सारे बैचेस होते हैं, और अगर कोई काम कराना हो तो अलग अलग बैच को हम लोग अलग अलग जॉब्स दे देते हैं कि कौन सा किस बैच को कौन सा जॉब करना है। तो इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली यही होता है कि डायरेक्टली यूजर से इंटरेक्ट नहीं करता है। इसमें जॉब्स को ग्रुप के ज़रूरत के अनुसार बैचेस बना देते हैं और
एक तरह के ज़रूरत वाले जॉब्स को छांटकर अलग अलग बैच बनाकर ऑपरेटर को जिम्मेदारी दी जाती है कि उसमें कौन सा बैच कौन सा जॉब करेगा। तो ये हमारा होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज क्या है ये देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यह जानना बहुत मुश्किल होता है कि जैसे कि जब जब आप कोई जॉब कंप्लीट करना चाहते हैं, या अगर आपने किसी बैच को जॉब कंप्लीट करने के लिए दिया है, तो इसमें कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा बैच सिस्टम के प्रोसेसर ही जानते हैं। तो इसका यह एडवांटेज है कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर मान लीजिए कोई जॉब कंप्लीट करने के लिए दिए हैं, कोई वर्क करने के लिए दिए हैं, तो वो जॉब कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है वो सिस्टम के जो भी प्रोसेसर होगा उसमें पता चल जाएगा कि कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे यूजर्स एक साथ शेयर कर सकते हैं। बैच से आप समझ सकते हैं कि बैच में बहुत सारे यूज़र एक साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इसका ये एडवांटेज होता है कि इसमें बहुत सारे यूज़र एक साथ शेयर कर सकते हैं, और इसमें जो आइडियल टाइम होता है बहुत ही कम होता है। और इस सिस्टम को बार बार बड़े कामों को में आसानी से मैनेज करने की कैपेसिटी होती है, यानी लार्ज वर्क करना हो तो हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ फ़ायदे हो गए हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज में हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा पहला जो हमारा एडवांटेज था ये था कि जॉब कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, कोई भी हम वर्क कर रहे हैं तो कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है ये प्रोसेसर में पता चल जाता है कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, कब कंप्लीट हो रहा है। ये पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज हमारा था कि इसमें बहुत सारे यूज़र एक साथ मल्टी यूज़र बहुत सारे यूज़र वर्क कर सकते हैं। तो ये इसका दूसरा एडवांटेज था। और तीसरा हमारा एडवांटेज था कि ये आइडियल टाइम इसका बहुत कम होता है। तो ये हो गया हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके एडवांटेज हो गए। तो 3 एडवांटेज इसका मैंने बता दिया। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो इसके डिसएडवांटेज में क्या हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेज की। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो डिसएडवांटेज में हम देख सकते हैं कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने बताया था कि डायरेक्टली यूजर्स इंटरेक्शन नहीं होता है। तो इसमें कंप्यूटर और यूज़र के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, यह एक इसका डिसएडवांटेज है। और इसका दूसरा डिसएडवांटेज हो जाएगा कि बैच सिस्टम को डिबग करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो बैच सिस्टम में इसको डिबग करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और एक और डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि काफ़ी कॉस्टली होता है। और अगर मान लीजिए कोई भी वर्क कर रहा है, कोई भी जॉब कर रहा है, एक बार अगर ये फेल हो जाता है तो दोबारा कंप्लीट करने के लिए लाइन में लगना पड़ता है और इसे कंप्लीट होने में काफ़ी समय लगता है। तो इसके डिसएडवांटेज हो गए, जैसे कि पहला डिसएडवांटेज ये हो गया कि ये यूज़र डायरेक्टली इंटरफेस नहीं करता, इसका पहला डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा हो गया कि ये डिबग करने की प्रॉब्लम काफ़ी होती है, इसमें डिबगिंग की प्रॉब्लम होती है। तीसरा अगर देखें तो काफ़ी कॉस्टली होता है, ये काफ़ी कॉस्टली होता है। और अगर एक बार ये सिस्टम फेल हो गया तो दोबारा कंप्लीट होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। तो हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो हमारा नेक्स्ट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक सिस्टम सर्वर पर काम करते हैं जिनमें डेटा, यूज़र ग्रुप्स, एप्लीकेशन, सिक्योरिटी और बाकी सारे नेटवर्किंग सिस्टम को मैनेज करने की कैपेसिटी होती है इसके अंदर। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स दिखेंगे जो एक साथ एक ही प्राइवेट नेटवर्क पे जुड़े होते हैं और सारे लोग उसको एक्सेस करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इस तरह के सर्वर जो होते हैं इसमें आप कोई भी फाइल, कोई भी प्रिंट एक साथ उसको यूज़ कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं और किसी भी सिस्टम से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसका एग्जांपल देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप
किसी कंपनी में जॉब करते हैं या किसी मान लीजिए ऑटोमोबाइल कंपनी में जॉब करते हैं या कोई भी कंपनी में जॉब करते हैं, तो यहाँ आपने देखा होगा कि बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो सभी एक सर्वर से जुड़े होते हैं, एक ही सर्वर से जुड़े होते हैं। और इस सर्वर में कोई भी अगर फाइल आपको एक्सेस करना हो तो आप किसी भी सिस्टम से जाके एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रिंट करना हो तो आप किसी भी सिस्टम से उससे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप अगर साइबर कैफ़े पे गए होंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक साइबर कैफ़े पे गए होंगे तो आप अगर सिस्टम यूज़ करते हैं तो आपको प्रिंट करना होता है, तो आप अगर प्रिंट देते हैं तो एक ही प्रिंटर से वो प्रिंट भी हो जाता है। और बाकी सारे लोग भी अगर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, अगर प्रिंट का कमांड देते हैं तो वो एक ही प्रिंट से निकल जाता है। तो ये सारे एक सर्वर से जुड़े होते हैं, एक ही नेटवर्क से जुड़े होते हैं। कि हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल होता है। आप कोई भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने बता दिया कि एक ही नेटवर्क से जुड़े होते हैं। जैसे आप साइबर कैफ़े में जाएंगे तो प्रिंट करना होता है, तो कोई भी सिस्टम पे बैठ के आप एक ही प्रिंटर से आप प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि एक ही नेटवर्क से जुड़ा होता है। अब आइए देखते हैं इसके कुछ एडवांटेज क्या होते हैं। तो इसका जो पहला एडवांटेज होगा हमारा, पहला एडवांटेज हो जाएगा कि ये सेंट्रलाइज सर्वर होते हैं और काफ़ी स्टेबलाइज्ड होते हैं। ये सेंट्रलाइज सर्वर होते हैं। और दूसरा इसका एडवांटेज हो जाएगा कि इसमें अगर कोई भी कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करना हो, नए अपडेट्स करने हो, तो ये काफ़ी ईजिली हो जाता है। ये हमारे कुछ एडवांटेज हो गए। अब इसका देखते हैं डिसएडवांटेज क्या है। तो डिसएडवांटेज ये होता है कि इसके जो सर्वर होते हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं और इसको मेंटेनेंस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हो गए। तो ये हमने देखा टाइम, ये हमने देखा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा हो जाएगा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई टास्क कंप्लीट करना है, तो हर टास्क के लिए मान लीजिए बहुत सारे टास्क एक साथ दिए गए, तो हर टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम डिवाइड कर दिया जाता है कि कौन सा टास्क कितने टाइम के लिए करना है। तो इसमें क्या होता है कि ये काफ़ी स्मूथली काम करता है और ये सिंगल यूजर सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें अगर सीपीयू जो होता है, सीपीयू क्या करता है कि सीपीयू को टाइम दिया जाता है और वो क्या करता है कि हर टास्क के लिए अलग अलग टाइम डिवाइड कर देता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग सिस्टम भी बोला जाता है। इसमें जो टास्क होता है वो सिंगल यूजर से भी हो सकता है या मल्टी यूजर से भी हो सकता है, दोनों यूजर्स इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना टाइम लगता है, मान लीजिए कोई टास्क कंप्लीट करना है, तो मान लीजिए बहुत सारे टास्क हैं, उसको एक टाइम दे दिया गया कि इतने टाइम में कंप्लीट करना है। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जितना टाइम लगता है एक टास्क को, उससे हम क्वांटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटम। यानी एग्जीक्यूट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम क्वांटम बोलते हैं। और हर टास्क को कंप्लीट करने के बाद क्या होता है कि अपना जो सीपीयू होता है अलग दूसरा टास्क कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट कर देता है। तो ये होता है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारा टास्क होता है उसको कंप्लीट करने के लिए अलग अलग टाइम डिवाइड कर दिया जाता है कि कौन सा टास्क को कितने टाइम के लिए करना है। तो ये हमारा होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके इस एडवांटेज देख लेते हैं क्या होता है। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि हर टास्क को पूरा करने के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी हर टास्क को कंप्लीट करने के लिए टाइम मिलता है। सॉफ्टवेयर के डुप्लीकेशन होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। और सीपीयू जो होता है आइडियल टाइम पे वर्क करता है, यानी जितने टाइम पे कंप्लीट करना चाहिए उतने टाइम पे ही कंप्लीट करता है। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो डिसएडवांटेज इसका ये हो जाएगा कि इसमें सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है और डेटा कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम काफ़ी इसमें होती है। तो ये होता है हमारा टाइम टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल देखा जाए तो टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा एग्जांपल हो जाएगा यूनिक्स। ये आप नोट कर लीजिएगा कि पूछ सकता है क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल। तो इसका एग्जांपल होता है यूनिक्स। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जब आप बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को, जैसे कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स हैं, उसको एक साथ जोड़कर सिंगल सिस्टम की तरह आप उसका यूज़ कर रहे हैं, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके पास जितने सारे कंप्यूटर हैं वहीं आपका यूज़ कर रही हैं, अलग अलग जगह अलग अलग सिटी में भी हो सकते हैं, लेकिन आप वो किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि लैन का आपने नाम सुना होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का नाम सुना होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। अगर नहीं सुना है तो मैं इसको बता देता हूँ। क्या होता है जब बहुत सारे कंप्यूटर एक ही जगह पे होते हैं और आपस में कनेक्टेड होते हैं, यानी कि मान लीजिए किसी किसी बिल्डिंग में कनेक्टेड हैं तो उसको लैन बोलते हैं। और बहुत सारे जब कंप्यूटर्स अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिटीज़ में कंट्रीज़ में कनेक्टेड हो तो उसको वैन बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जब बहुत सारे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर एक साथ जुड़कर एक सिंगल सिस्टम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज देख लेते हैं। अगर एक सिस्टम फेल हो जाता है तो पूरे नेटवर्क में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी सिस्टम एक दूसरे से फ्री होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होते हैं। और ईमेल से डेटा एक्सचेंज करने की स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है, डेटा लोड होने का बहुत कम समय लगता है, लोडिंग ईजिली हो जाता है, डेटा प्रोसेसिंग डिले भी कम हो जाता है। तो ये सारे इसके एडवांटेज हो गए। तो ये हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा। तो इसके एडवांटेज हमने देख लिया। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ऐसा डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जिसमें हम किसी इनपुट के लिए प्रोसेस और उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम होता है, यानी वो रियल टाइम में होता है। जैसे आपने एग्जांपल मैं आपको दे दूँ रियल टाइम के लिए, तो जैसे आप पेमेंट वगैरह करते हैं बैंक वगैरह में, तो आपने NEFT और जो UPI से आप ट्रांसफ़र करते हैं वो रियल टाइम में ट्रांसफ़र होता है। तो ये हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। जैसे कि आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो डेटा प्रोसेसिंग का सिस्टम होता है वो किसी इनपुट के लिए प्रोसेस करना और उसका रिस्पांस टाइम काफ़ी कम होता है। या यूँ कहे तो इस तरह के सिस्टम का इस्तेमाल करके हम किसी भी डेटा को इंटरनेट से लाइव देखते हैं, या इस सिस्टम का इस्तेमाल करके आप कहीं भी बैठे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो या कोई भी इंजीनियर हो, आप उससे कनेक्टेड हो सकते हैं। जैसे डॉक्टर आजकल देखे होंगे कि आप ऑनलाइन डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं और वो पेशेंट्स को देखता है, पेशेंट को, और उसका जो भी अपना सिस्टम होता है उससे हम देख सकते हैं रियल टाइम में। तो ये हमारे रियल टाइम के एग्जांपल हैं। इसमें इनपुट करने के बाद आउटपुट होने तक का जो टाइम रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ही कम होता है, और जो जो भी इनपुट देते हैं और जो आउटपुट आता है उतने टाइम को हम रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं, ये काफ़ी कम होता है। अब इसके कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में इसका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता है, मेडिकल में होता है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में होता है, रोबोट वगैरह में, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में इसके एग्जांपल देखे जा सकते हैं। तो ये हमारा होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को फर्दर दो तरह से डिवाइड करते हैं। जो फर्दर दो तरह से डिवाइड करते हैं, तो एक होता है हमारा हार्ड रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें समय सीमा होती है, जितना टारगेट टाइम दिया जाता है उसी टाइम में अपना टास्क पूरा कर लेता है। तो ये होता है हमारा हार्ड टाइम रियल सिस्टम होता है। ये होता है हार्ड रियल टाइम सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि एक टारगेट दिया जाता है कि इसी टाइम में आपको टास्क को कंप्लीट करना है, तो उतने टाइम में ही वो कंप्लीट करता है। इसमें गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं होती, बहुत कम एरर होता है इसमें। और इस तरह के सिस्टम का इस्तेमाल लाइफ सेव में किया जा सकता है, जैसे एयर बैग्स हो गए, मेडिकल ऑपरेशन वगैरह में किया जाता है। तो ये हमारा होता है हार्ड टाइम रियल सिस्टम। तो
इसमें क्या होता है, हार्ड टाइम में हमने देखा कि जो भी हमने टारगेट दिया उसको टाइम पे कंप्लीट करना होता है। तो ये हमारा हार्ड टाइम रियल हो गया। और दूसरा होता है हमारा सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है कि इस तरह के सिस्टम में किसी तरह की समय सीमा नहीं होती है। हार्ड हार्ड रियल टाइम सिस्टम में क्या था कि एक टारगेट दिया गया था, उसकी समय सीमा थी, उसी समय सीमा में टास्क को कंप्लीट करना है। लेकिन जो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि इसमें कोई समय सीमा नहीं होती, कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। अगर कोई टास्क चल रहा है तो ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, जितना टाइम लेना चाहे वो ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें। तो ये होता है हमारा सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। तो हमने आज देखा, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया कि कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो हमने इसमें देखा कि पहला होता है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हमने देखा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग को देखा हमने, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा। तो इस तरह से हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। अब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या डिस्कस कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, फिर उसके फंक्शन वगैरह को हमने डिस्कस कर लिया। और आज हमने टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख लेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, या जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो पूछे जा सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा आज कंप्लीट होता है टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।